नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत निबंध विधा भाग 6 में ग्रामीण चेतना के निबंध और इसी के साथ विचार या चिंतन प्रधान निबंध और उनके निबंधकारों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ग्रामीण चेतना के निबंध और ग्रामीण चेतना के निबंध में ग्रामीण चेतना से जो अनुप्रमाणित हिंदी के प्रमुख निबंधकार और उनके निबंध संग्रह निम्न हैं, जिन्हें हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जिनमें एक तरफ आपको निबंधकार और दूसरी तरफ उनका निबंध संग्रह दिखाई दे रहा है। बात करें पहले निबंधकार की, तो रामदरस मिश्र जी हैं और इन्होंने बड़े खूबसूरत निबंध लिखे हैं, जिनमें पहला है कितने बजे हैं 1982 में, दूसरा है बबूल और कैक्टस 1998 में, तीसरा है घर प्रवेश 2003 में और छोटे छोटे सुख 2006 में। अब इन सभी निबंधों को कैसे टिक में समेटा जाए, तो देखिए यहाँ रामदरस को हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो इनके नाम को हम लोग लगा लेते हैं राम का दरस, है ना। यानी कि राम की दर्शन की इच्छा, राम के दरस की बात क्या आती है, दर्शन की इच्छा आती है। तो अब यही है राम दरस, राम का दर्शन। अब राम के दर्शन ट्रिक में हम लोग लगाएंगे कि राम के दरस के लिए, है ना, या दर्शन के लिए, राम के दरस के लिए कितने बजे क्या करेंगे। ये बबुल है तो बबुल को आप बना लीजिएगा बाबुल। बाबुल माने पिताजी होते हैं, बड़े होते हैं, बस थोड़ा सा ट्रिक में रखिएगा, है ना। तो राम के दरस के लिए, राम दरस के लिए कितने बजे बाबुल, है ना, क्या करेंगे, घर प्रवेश और छोटे छोटे सुख को छोड़कर निकलेंगे। मतलब क्या है, एक क्लू यही है कि थोड़ा सा कल्पना कर लीजिएगा कि राम का दरस करने के लिए जाना है ना। किसको जाना है, बाबुल को जाना है। कहाँ से जाना है, घर और परिवेश को छोड़ करके और छोटे छोटे सुख को छोड़, घर में सुख होता है और जब राम के दरस के लिए जाओगे तो थोड़ा बहुत दुख तो आपको उठाना ही पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि राम के दरस के लिए कितने बजे बाबुल घर प्रवेश छोड़कर और छोटे छोटे सुख को छोड़ करके जाएंगे। बस ये दिमाग में रख लीजिएगा कि राम के दरस को कितने बजे हो जाएगा, कितने बजे हैं, इनका निबंध है। बाबुल से हो जाएगा बबुल और कैक्टस, इनका दूसरा निबंध है। घर और परिवेश, घर परिवेश और छोटे छोटे सुख को छोड़कर जाएंगे, तो घर प्रवेश हो गया, घर प्रवेश इनके द्वारा लिखा गया निबंध है और छोटे छोटे सुख इनके द्वारा लिखा गया अगला निबंध है ना। तो इनको दिमाग में अगर आप रख लेंगे तो निश्चित रूप से हमेशा के लिए आपके दिमाग में याद आ जाएगा कि राम के दरस के लिए कितने बजे बाबुल घर प्रवेश और छोटे छोटे सुख को छोड़कर निकलेंगे, ठीक है ना। अगले जो निबंधकार हैं विवेकी राय जी। पहला निबंध है किसानों का देश 1956 में, दूसरा है गाँव की दुनिया 1957 में, तीसरा निबंध है त्रिधारा 1958 में, चौथा है फिर बैतलवा डाल पर बैठा 1962 में, आस्था और चिंतन 1991 में, गवई गंध गुलाब की 1980 में, नया गांव नाम 1984 में, आम रास्ता नहीं है 1988 में और जगत तपोवंशों की 1995 में और जीवन अज्ञात का गणित है 2004 में। तो देखिए, बात करें विवेकी राय जी के, तो इनके जो निबंध हैं प्राय परीक्षा में पूछे गए हैं। बात करें किसानों का गांव पूछा गया है, फिर बैतलवा डाल पर पहुँचा भी पूछा गया है, आस्था और चिंतन कई बार पूछे गए हैं, है ना, गवई गाँव की गंध, है ना, और जगत तपोवंशों की। तो ये सब बड़े महत्वपूर्ण निबंध हैं, इसलिए इन सबको तो आपको याद होना ही चाहिए कि कौन सा प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्लू बनाएंगे विवेकी। विवेकी माने जानते ही हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या होता है जो अच्छा बुरा जान जाता है, अच्छे बुरा जानने की समझ जिसमें होती है, उसी व्यक्ति को हम लोग विवेकी व्यक्ति कहते हैं, है ना। अब विवेकी व्यक्ति कहाँ के, बोले किसानों का जो देश होता है, तो किसानों का देश कैसा है, बोले सर विवेकी है। दूसरा, गांव की दुनिया कैसी होती है, बोले सर गांव की दुनिया में विवेकी लोग रहते हैं, ठीक है ना। त्रिधारा, अगर त्रिधारा आपको दिखाई दे, है ना, कहीं आप जा रहे हो, एक पक्ष आता है जाएं कि ना जाएं, दूसरा पक्ष जाएं, एक जाएं एक ना जाएं, और तीसरा पक्ष है क्या करें। तो जब त्रिधारा आ जाए जीवन में, जैसे आप इस समय तैयारी कर रहे हैं, तो कोई कहेगा टीजीटी की तैयारी करो, कोई कहेगा पीजीटी की तैयारी करो, कोई कहेगा केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करो, कोई कहेगा नेट जेआरएफ की। तो एक त्रिधारा आ गई, त्रिधारा क्या, चतुर्धारा आ गई, यानी कि ढेर सारी धाराएं, ढेर सारे विचार आपके मन में जब उठने लगे तो क्या हो,
तो विवेकी, विवेकी बनो, विवेक से काम लो। ठीक है ना, बस ऐसे दिमाग में रखिएगा। और मेरी सलाह तो यही है भैया कि त्रिधारा ना आने पावे, 1 या 2 लक्ष्य आप डिसाइड कर लीजिए और उसी पे अपना सर्वस्व निछावर करिए, बस आपका सिलेक्शन पक्का समझो। तो त्रिधारा कैसे, जब त्रिधारा बन जाए, त्रिधारा आ जाए तो विवेकी बनो, विवेक से काम लो। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि क्या फिर बैतलवा, कह रहे हैं फिर बैतलवा डाल पर कौन, बोले विवेकी बैठ गया। कहाँ बैतलवा डाल पर कौन बैठ गया, बोले विवेकी बैठ गया, फिर बैतलवा डाल। और आस्था और चिंतन, भैया आस्था और चिंतन तो विवेकी ही कर सकता है, सबके बस की बात नहीं है। गंवई गंध गुलाब की, गंवई गंध गुलाब की, बोले विवेकी, है ना, गंवई गंध गुलाब की विवेकी लेते हैं, या विवेकी व्यक्ति ही क्या करते हैं, गंवई गंध और गुलाब की जान सकते हैं, है ना। आगे है नया गांव नाम। अब भैया नया गांव है और उसका नाम कौन जान सकता है, तो जो विवेकी व्यक्ति होगा, विवेक वाला व्यक्ति होगा, वही जान सकता है। ठीक है ना। आगे है आम रास्ता नहीं है, अगर आम रास्ता नहीं है तो विवेकी बनो, विवेक से काम लो। ठीक है ना। कहते हैं भैया बहुत आम रास्ता नहीं है, सफल होने के लिए क्या है, इतना आसान रास्ता नहीं है, विवेकी बनना पड़ेगा, अच्छा बुरा जानना पड़ेगा, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, कितना समय कितना टाइम किस विषय को देना है, कैसे तैयारी करनी है, प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से नहीं आते हैं। तो इसके लिए भी कह रहे हैं कि आम रास्ता नहीं है तो विवेकी बनो, विवेक रखो। ठीक है ना। आगे जगत तपोवंश सो किए, देखिए भाई विवेक ने क्या किया, इस जगत को ही तपोवंश के समान बना दिया। तो तपोवन के समान कौन, बोले विवेकी पुरुष जब हो जाता है ना तो जगत को बिल्कुल तपोवन, से तप माने होता है ना तपस्या की भूमि, तो तपस्या की भूमि बना दिया, है ना। तो कह दीजिए, क्या कह दीजिए कि जगत को तपोवन सो किसने कर दिया, बोले विवेकी ने किया, क्योंकि उसके पास विवेक था। आगे है जीवन अज्ञात का गणित है, भैया देखो ना, जीवन का अज्ञात गणित है तो विवेक से काम लीजिए, है ना। देखे होंगे जीवन में हर जगह गणित ही गणित है, पढ़ाई से लेकर के हर जगह गणित है। गणित का मतलब पैसों का खेल है, जोड़ घटाओ, है ना। तो वही दिमाग में रखिएगा कि विवेकी व्यक्ति क्या करेगा, मतलब किसानों का गांव, किसानों का देश विवेकी हो गया, गांव की दुनिया विवेकी बन गई है। त्रिधारा में विवेक से काम लीजिए। फिर बैतलवा कहाँ, बोले फिर बैतलवा के डाल पर कौन, विवेकी बैठ गया है। आस्था और चिंतन विवेकी करता है, गंवई गंध गुलाब के विवेकी ले सकता है, और नया गांव नाम विवेकी ही जान सकता है। आम रास्ता नहीं है तो विवेकी बनो, विवेक से काम लो। और जगत को तपोवन सो किया है, कौन, विवेकी ने कर दिया है। जीवन अज्ञात गणित है तो भैया विवेक से काम लो। तो इस प्रकार से विवेक के विवेकी लगा करके आप इनके संपूर्ण निबंध को आसानी से याद कर सकते हैं। अगले बड़े महत्वपूर्ण ग्रामीण निबंधकार माने जाते हैं जिनका नाम है कृष्ण बिहारी मिश्र जी। इनका पहला जो निबंध है वो है बेहया का जंगल 1981 में, मकान उठ रहे हैं 1990 में, समबुद्धि 1997 में और आंगन की तलाश 1999 में। अब इन सभी निबंधों को कैसे समेटा जाए, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक कृष्ण बिहारी है ना। तो कृष्ण बिहारी थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा, कृष्ण बिहारी मतलब कृष्ण जी, कृष्ण नाम इनका है, बिहारी है मतलब बिहार से आए हुए हैं। अब बिहार से आया हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है, बेहया के जंगल में मकान उठा रहा है। कभी कभी आप देखे होंगे ना, गांव में बगल में समाज में आपके जंगल होता है और उस जंगल में कोई व्यक्ति क्या करता है, मकान उठाने लगता है। तो वही कौन, बड़े कृष्ण बिहारी क्या कर रहे हैं, बेहया के जंगल में मकान उठा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, मकान का निर्माण कर रहे हैं। तब है ना, तब क्या कर रहे हैं, और अपनी समबुद्धि से क्या कर रहे हैं, आंगन की तलाश कर रहे हैं। समबुद्धि से आंगन की तलाश कर रहे हैं कि बेहया के जंगल में हम क्या करेंगे, मकान तो उठाएंगे, और मकान उठाएंगे तो जंगल में, जो बेहया के जंगल में हम मकान बना रहे हैं उसमें कहाँ आंगन बनाया जाए। ठीक है ना, उसको समबुद्धि से आंगन की तलाश कर रहे हैं। बस दिमाग में ऐसा रख लीजिएगा कि कृष्ण बिहारी मिश्र क्या कर रहे हैं, बेहया के जंगल में मकान उठा रहे हैं और समबुद्धि से आंगन की तलाश कर रहे हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। अगले जो निबंधकार हैं वो है श्री राम परिहार जी। इनका पहला निबंध है आँच अलाव की 1989 में, अंधेरे से उम्मीद 1994 में, धूप का अवसाद 1998 में, बाजे तो बंसी और गूंजे तो शंख कई बार पूछा गया है 1999 में, और ठिठके पंख पंखुरी पर 2002 में इनका बड़ा प्रसिद्ध निबंध लिखा गया था, और रसवंती बोले तो 2002 में। तो अब इन सभी निबंध को ट्रिक में कैसे समेटा जाए, तो यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे परिहार। परिहार, अब परिहार का मतलब क्या होता है, मुक्ति कह लीजिए, त्याग कह लीजिए,
आप कह सकते हैं कि छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो क्या, अब देखिए परिहार लगाएंगे हम लोग, ट्रिक में क्लू में ही लेंगे, है ना। अब आँच अलाव की हो, आँच किसकी हो, कह रहे अलाव, अलाव देखे होंगे गाँव में ना, जो जलाया जाता है तप्ता जिसे आप कहते हो। तो क्या करिए भैया, कह रहे हैं आँच और अलाव, आँच की अलाव जल रही हो तो उसका परिहार कर दीजिए। परिहार माने उससे मुक्ति होइए, उसको त्याग दीजिए, नहीं तो जल सकते हो। तो आँच अलाव की परिहार करिए। दूसरा, अंधेरा हो, खूब अंधेरा घना हो, यानी कि अज्ञानी व्यक्ति हो और अज्ञानी व्यक्ति से आप उम्मीद करेंगे तो क्या होगा, उससे परिहार करिए। अज्ञानी व्यक्ति से उम्मीद की परिहार करिए, अंधेरे से उम्मीद का परिहार करिए, है ना। यानी कि अंधेरे से उम्मीद करना बंद कर दीजिए, अंधेरे से उम्मीद करना छोड़ दीजिए, तो परिहार करिए, ठीक है ना। आगे है धूप का अवसाद है, अगर धूप में अवसाद आपको लग रहा है, अवसाद आ रहा है, तो उसका भी परिहार कर दीजिए, उसको भी त्याग दीजिए। और बाजे बंसी और चाहे शंख गूंजे, है ना, चाहे बंसी बजे या शंख गूंजे, कोई मतलब नहीं है, आप उसका परिहार करिए। कब तक, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, आपके बगल में कोई बंसी बजावे चाहे शंख गूंज करे, आपको क्या करना है, उसका परिहार करना, उसको छोड़ देना है और अपनी किताब कापी में नोट्स बनाइए, पढ़िए, याद करिए, ठीक है ना। आगे है ठिठके पंख पंखुरी पर। अब ठिठके पंख पंखुरी पर तो क्या करिए भैया, तो इसका परिहार कर दीजिए, है ना। क्या करिए, ठिठके पंख पंखुरी पर पंख ठिठके तो उसका परिहार कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। और रसवंती बोले तो उसका परिहार करिए। रसवंती माने कोई व्यक्ति आपसे बड़ी रसीली बात करे, मीठी मीठी बात करे और बातों में आपको फंसाए तो उसका परिहार करो, है ना, उसको छोड़ दो, उसको त्याग कर दो, आपके लिए वो नुकसानदेह होगा, है ना। तो रसवंती बोले तो उसका परिहार करो, उसको त्याग दो। तो आपने क्या देखा कि आँच अलाव की परिहार करना है, अंधेरे से उम्मीद का परिहार करना है, धूप का अवसाद परिहार कर देना है, और बंसी चाहे बाजे या बांसुरी, है ना, तो कह रहे हैं वही बंसी चाहे बाजे या शंख गूंजे, उसका भी परिहार करना है। और ठिठके पंख पंखुरी हो तो उसका भी परिहार कर देना है। और रसवंती बोला रसिक बोले, रस से मिश्रित बात बोले तो उसका भी परिहार करना है। तो परिहार का आशय यहाँ पे है, इसे नाम परिहार जी द्वारा लिखे गए सभी निबंध है, इसको दिमाग में आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न बन जाएगा, ठीक है ना। चलें अब आगे हम लोग देखते हैं, एक बड़े प्रसिद्ध निबंधकार हैं अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल जी, और इनका निबंध है मिठौआ 1999 में, ठीक है ना। देखिए अष्टभुजी एक मैया है, एक स्थान भी है जहाँ पे आप लोग दर्शन करने के लिए हम लोग जाते हैं, विंध्याचल में पड़ता है। तो अष्टभुजी बस दिमाग में रखिएगा, अष्टभुजी मैया का प्रसाद क्या है, बड़ा मिठौआ है, बड़ा मिठौआ है। तो अष्टभुजी मैया का प्रसाद क्या है, बड़ा मिठौआ है। तो अष्टभुजी से हो जाएगा अष्टभुजा प्रसाद, है ना। तो अष्टभुजी मैया का प्रसाद कैसा है, मिठौआ है। तो मिठौआ इनके द्वारा लिखा गया निबंध है, ठीक है ना, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। अब आगे देखें विचार या चिंतन प्रधान निबंध हम लोग देखेंगे, जिनमें हिंदी साहित्य के अन्य प्रतिष्ठित निबंधकार हैं जिन्होंने क्या किया है, विचार या चिंतन प्रधान निबंध लिखा है। तो एक तरफ निबंधकार और दूसरी तरफ इनके निबंध संग्रह हैं, जिन्हें हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। पहले जो निबंधकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, पहला निबंध इनका है मिट्टी की ओर 1946 में, अर्धनारीश्वर 1952 में, रेती के फूल 1954 में, हमारी सांस्कृतिक एकता 1956 में, बेणुबन 1958 में, उजली आग 1956 में, और राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958 में, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1959 में, बट पीपल 1961 में, साहित्य मुखी 1968 में, और आधुनिकता बोध 1973 में। अब इन सभी जो निबंध हैं, इन निबंध को ट्रिक में कैसे समेटा जाए, तो बस दिमाग में रख लीजिएगा। बात करें रामधारी सिंह दिनकर की, तो यहाँ से रामधारी को लीजिए, इन्हीं के राम क्या करते हैं, धारण करते हैं, धारी माने धारण करते हैं। तो राम क्या धारण करते हैं, क्या धरते हैं, बस। तो पहले चीज तो देखिए राम क्या धारण करते हैं, धारी है, बोले मिट्टी की ओर धारण करते हैं, यानी कि जहाँ पर मिट्टी देखेंगे, मिट्टी से प्रेम है तो रामधारी मिट्टी की ओर जाएंगे। दूसरा क्या है, यही रामधारी हैं जिन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। तो अर्धनारीश्वर का रूप कौन धारण करता है, बोले रामधारी, राम ने धारी किया, धारण किया, क्या धारा, अर्धनारीश्वर, ठीक है ना। रेती के फूल रामधारी राम धारण करते हैं, रेती का फूल है ना,
अब हम लोग खुद ही नहीं जानते रीति का फूल क्या है, तो जान लीजिए कि रीति का फूल कौन धारण करेगा? रामधारी। हमारी सांस्कृतिक एकता किसने धारण किया? तो हमारी सांस्कृतिक एकता को तो भैया राम ने ही धारण किया है, रामधारी, है ना। बेड़ूबन कौन धारण किया? बोले बेड़ूबन को धारण करने वाले रामधारी हैं। उजली आग को धारण करेंगे रामधारी, ठीक है ना। आगे राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता रामधारी सिंह, तो रामधारी धारण करेंगे। धर्म की नैतिकता और विज्ञान को राम ने धारण किया, रामधारी हैं। बट पीपल में रामधारी धारण किए हैं। और साहित्य मुखी कौन है? बोले भैया रामधारी हैं। और आधुनिकता का बोध किसको? बोले रामधारी को है। तो राम ने क्या किया? आधुनिकता का बोध धारण कर लिया, ठीक है ना। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि राम ने वृक्ष की ओर धारण किया, अर्धनारी का रूप धारण किया, रीति के फूल धारण कर लिया। हमारी सांस्कृतिक एकता को धारण करने वाले रामधारी हैं। बेड़ूबन को रामधारी ने धारण किया, उजली आग रामधारी ने धारण किया। तो राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता को रामधारी ने, है ना। और धर्म नैतिकता और विज्ञान रामधारी। बट पीपल को राम ने धारण किया। और साहित्य मुखी है तो राम ने धारण किया। और आधुनिकता का बोध की बात करें तो राम ने धारी किया। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की ये निबंध है, इनके निबंध। आगे एक बड़े प्रसिद्ध निबंधकार हैं अगेय जी, और इनके कुछ प्रमुख निबंध जिन्हें हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला है त्रिशंकु 1945 में, दूसरा है सब रंग और कुछ राग 1956 में, तीसरा है आत्मपद 1960 में, चौथा है आल बाल 1971 में, पांचवा है लिखे कागज कोरे 1972 में, अदतन 1977 में, जोग लिखी 1977 में, स्त्रोत और श्रुत 1978 में, युग संधियों पर 1982 में, धार और किनारे 1982 में, कहाँ है द्वारिका 1982 में, केंद्र और परिधि 1984 में, छाया का जंगल 1984 में, सर्जना और संदर्भ 1985 में, अस्मृत छंदा 1989 में, और संवत्सर और भवंती अगेय द्वारा लिखे गए अन्य निबंध हैं। अब इन सभी जो निबंधों को कैसे ट्रिक में समेटा जाए कि आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में हमेशा बना रहे। तो देखिए, आगे का मतलब ही होता है आधन गे, जिसे जाना ना जा सके, है ना, जिसे जाना ना जा सके या जिसे हम ना जाने, वही अगेय है। तो देखिए भाई क्या है? बोले त्रिशंकु अगेय है ना। देखे होंगे कोई व्यक्ति यहाँ हो पर यहाँ हो और त्रिशंकु की तरह लटक जाए, तो भैया क्या है? अगेय है। अब क्या किया जाए? अगेय है ना। तो त्रिशंकु क्या होता है? अगेय होता है। अगर कोई व्यक्ति कहाँ पर ऐसे स्थिति में पड़ जाए कि वो त्रिशंकु की तरह बीच में अटक जाए, ना आगे जा रहा हो ना पीछे जा रहा हो, कुछ ना कर पाए, तो क्या करे? वो अगेय है, तभी तो त्रिशंकु बन गया। जब व्यक्ति अगेय हो जाता है, वो जान नहीं सकता क्या करे ना क्या करे, तो क्या हो जाता है? त्रिशंकु। तो त्रिशंकु अगेय, ठीक है ना। दूसरा है सब रंग और कुछ राग। तो देखिए, सब रंग, सभी व्यक्ति के अलग अलग रंग हैं, मतलब अंदर क्या हो रखा हुआ है और अंदर क्या राग बनाया है हमारे आपके बारे में, तो अगेय है। तो सब रंग और राग क्या होते हैं? अगेय होते हैं, ठीक है ना। आत्मीय पद, आपका आत्मीय कौन है? आपका आत्मीय पद क्या है? कौन व्यक्ति है जो आपको ज़्यादा, है ना, पसंद करता चाहता है? अगेय है। आल बाल की बात करें तो आल बाल अगेय होता है। लिखे कागज कोरे पर, कागज कोरे पे क्या लिखे? अगेय है। या कागज कोरा है, उस पर क्या लिखा जाएगा? अगेय है, ठीक है ना। अदतन, आज तक जो नहीं हुआ है वो अगेय है। भाई अभी हुआ ही नहीं है, तो उसको हम लोग क्या जाने कि आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? अद्यतन क्या होगा? अगेय है ना। जोग लिखी कहते नहीं, पता नहीं कौन सा जोग लिखा है, पता नहीं कौन सा संजोग लिखा हुआ है, ये अगेय है। तो जोग लिखी अगेय है, संजोग अगेय है, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं स्रोत और सेतु। हाँ भैया, स्रोत और सेतु भी क्या होते हैं? अगेय होते हैं। तो स्रोत क्या है और सेतु क्या है? सेतु माने माध्यम, स्रोत माने साधन। स्रोत और सेतु दोनों क्या होते हैं? अगेय होते हैं। आगे युग संधियों पर बात करें तो युग संधियों पर भी अगेय होता है। संधि पर युग पर संधि क्या है? अगेय है। और धार और किनारे, है ना। कितने धार हैं? धारा कितनी तेजी से चल रही है, धारा हमें कहाँ ले जाएगी, और किनारे कब मिलेंगे, दोनों अगेय होते हैं, है ना। तो जीवन को भी एक धारा माना जाता है और अपने लक्ष्य को एक किनारा माना जाता है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इस जीवन धारा को झेल रहे हैं और किनारे की तलाश कर रहे हैं। कोई किनारा मिल जाए, कोई सिलेक्शन मिल जाए, कोई पद मिल जाए, कहीं चयन हो जाए। तो धारा और किनारे क्या हैं?
अगेय है कब मिलेगा, कौन सा पद मिलेगा, ठीक है ना। आगे है कहाँ है द्वारिका। अब द्वारिका कहाँ है, ये भी अगेय है, तभी तो कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि होरी द्वारिका, तो द्वारिका कहाँ है भैया, द्वारिका कहाँ है, अगेय है, ठीक है ना। आगे केंद्र और परिधि भी क्या है, अगेय है, अगेय है ना। केंद्र कौन, परिधि कौन, अगेय है। और छाया का जंगल, छाया वाला जंगल कहाँ है ना, अगेय है भैया, पता नहीं है कहाँ छाया वाला जंगल है और छाया कहाँ मिलेगी, किस जंगल में, ठीक है ना। आगे सर्जना और संदर्भ भी अगेय होते हैं, तो सर्जना और क्या, संदर्भ अगेय है, ठीक है ना। अस्मृत छंदा, अस्मृत छंदा, अस्मृत के छंद है ना, क्या है भैया, बोले अगेय है। आगे चंवस्तर, संवस्तर क्या है, अगेय है। और भवंती, भवंती आगे क्या, भवंती क्या होगा, ये भी अगेय है। तो संवस्तर और भवंती अगेय है, ठीक है ना, जिन्हें हम लोग नहीं जान पाते। तो बस अगेय को बना लीजिएगा, क्या त्रिशंकु अगेय है ना। सब रंग और कुछ राग अगेय है। आत्मनिपत्र बिल्कुल अगेय होता है। आलबाल अगेय है। लिखे कोरे कागज पे, कोरा कागज जो ना लिखा हो तो अगेय होगा, क्या लिखा जाएगा, अद्यतन अगेय है। जोग लिखी, क्या जोग में लिखा है, अगेय है ना। स्रोत और सेतु अगेय होते हैं। युग संधि अगेय होती है। धारे और किनारे अगेय होते हैं। कहाँ है द्वारिका, हरित द्वारिका अगेय है ना। केंद्र प्रधि अगेय है और छाया का जंगल अगेय है। सर्जना और संदर्भ अगेय होते हैं और अस्मृत के छंद आगे होते हैं, है ना। संवस्तर अगेय होता है और भवंती अगेय होता है। तो बस आगे आगे कर लीजिएगा, आसानी से इनके सभी निबंध आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है ना। अगले बड़े प्रसिद्ध निबंधकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, और इन्होंने ढेर सारे निबंध भी लिखे हैं, जिनमें पहला निबंध है प्रगति और परंपरा 1949 में, और बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दूसरा है साहित्य और संस्कृत 1949 में। तीसरा है भाषा साहित्य और संस्कृत 1954 में। चौथा है प्रगतिशील साहित्य की विशेष समस्याएं, तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 में। लोक जीवन और साहित्य 1955 में। स्वाधीन और राष्ट्रीय साहित्य 1956 में। आस्था और सौंदर्य 1961 में। साहित्य अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968 में। भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1985 में। परंपरा का मूल्यांकन 1981 में। भाषा युगबोध और कविता 1981 में। कथा विवेचन और गद्यशिल्प 1982 में। और विराम चिन्ह 1985 में, ठीक है ना। अब इन सभी जो निबंध को एक ट्रिक में कैसे समेटा जाए, थोड़ा सा कठिन तो होता है, लेकिन चले हम लोग प्रयास करते हैं। तो यहाँ से लेंगे रामविलास, क्या लेंगे, रामविलास, यानी कि रामविलास करें, निवास करें, विलास निवास करें। क्या, हाँ देखिए भाई, कह रहे हैं कि प्रगति और परंपरा में कौन, बोले रामविलास करते हैं। साहित्य और संस्कृत में, बिल्कुल साहित्य अगर लिखा गया और संस्कृत अगर बनी है तो रामविलास उसमें होंगे, राम का विलास जरूर होगा। भाषा साहित्य और संस्कृत रामविलास, रामविलास मिलेंगे, रामविलास के दिन है ना, या रामविलास उसमें, राम उसमें विलास करेंगे, ठीक है ना। अब प्रगतिशील साहित्य की समस्या तो रामविलास, रामविलास करेंगे उसमें, उसको कौन दूर करेगा समस्या को, रामविलास, ठीक है ना। आगे है लोक जीवन और साहित्य, लोक जीवन और साहित्य में रामविलास, रामविलास। स्वाधीन और राष्ट्रीय साहित्य, बोले रामविलास है। आस्था और सौंदर्य रामविलास में है। साहित्य अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन रामविलास का। और भारतीय युग और हिंदी की विकास परंपरा रामविलास, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास करेंगे। तो युग भाषा का बोध और कविता रामविलास, कथा विवेचन और गद्य शिल्प रामविलास, और विराम चिन्ह में रामविलास। तो इस प्रकार से रामविलास जी को जोड़ करके आप आसानी से इनके निबंधों को याद कर सकते हैं। तो परंपरा, प्रगत परंपरा में रामविलास, साहित्य संस्कृत में रामविलास, भाषा साहित्य और संस्कृत में रामविलास, प्रगतिशील साहित्य की समस्या में रामविलास, लोक जीवन और साहित्य में रामविलास, और स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य में रामविलास, आस्था सौंदर्य रामविलास, है ना। साहित्य अस्थायी और मूल्यांकन रामविलास, भारतीय युग और हिंदी विकास की परंपरा में रामविलास, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास, तो भाषा युग बोध की कविता रामविलास, और कथा विवेचन और गद्य शिल्प रामविलास, और विराम चिन्ह रामविलास, ठीक है ना। और इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इसको याद कर सकते हैं। चले, ठीक है ना। आगे देखें, डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी हैं, इनका पहला निबंध है अध्ययन 1949 में। दूसरा है साहित्य साधना और समाज 1950 में। तीसरा है कला साहित्य और समीक्षा 1963 में।
अब इन सबको कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए भागीरथ, भागीरथ का मतलब होता है अथक प्रयास। अथक प्रयास करें, निरंतर जो प्रयास करें उसी को हम लोग कहते हैं भागीरथ, ठीक है ना। तो भागीरथ क्या है भैया, अथक अध्ययन करिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, भागीरथ अध्ययन करना है, मतलब अथक प्रयास करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर आपको करना है भागीरथ साहित्य साधना करना है और समाज के लिए। तो भागीरथ क्या करिए, पहले खूब अथक परिश्रम करिए, फिर भागीरथ साहित्य की साधना और समाज को देखिए, और फिर भागीरथ कला और साहित्य की समीक्षा करिए, ठीक है ना। तो यही दिमाग में रख लीजिएगा कि भागीरथ माने अथक अध्ययन करो, अथक साहित्य साधना और समाज करो, अथक कला साहित्य और समीक्षा करो। तो अथक का मतलब होता है भागीरथ, भागीरथ अध्ययन, भागीरथ साहित्य साधना और समाज, भागीरथ कला साहित्य और समीक्षा, बस दिमाग में रखेंगे तो निश्चित रूप से ये सभी प्रश्न जो हैं आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अगले जो निबंधकार हैं डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जी, इनका पहला निबंध है चिंतन के क्षण 1966 में, दूसरा है विचार के क्षण 1970 में, और तीसरा है विमर्श के क्षण 1979 में। तो देखिए पहली बात तो यहाँ से हम लोग स्नातक लेंगे, और स्नातक का क्षण बस दिमाग में रख लीजिएगा, स्नातक के जो क्षण होते हैं वो बड़े विलक्षण होते हैं। बस स्नातक के क्षण, यानी कि जहाँ पे आप क्षण देखिएगा स्नातक को लगा दीजिएगा कि डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि स्नातक में जब हम लोग रहते हैं ना तो चिंतन के क्षण, बहुत चिंतन करते हैं हम लोग, है ना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं तो विचार का क्षण होता है, बहुत ज़्यादा हम लोग एक दूसरे से विमर्श करते हैं तो विमर्श का क्षण होता है। तो दिमाग में ही बैठा लीजिएगा कि स्नातक में क्या होता है, चिंतन, विचार और विमर्श के क्षण होते हैं। तो चिंतन, विचार और विमर्श के क्षण कब होते हैं, बोले सर ये तो स्नातक में होते हैं। तो स्नातक का मतलब हो गया डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जी द्वारा लिखे गए ये सभी निबंध हैं। तो इन सभी निबंध को आप ऐसे दिमाग में रखने का प्रयास करिएगा। अगले निबंधकार हैं डॉक्टर नागेंद्र जी, इनका पहला निबंध है विचार और अनुभूति 1949 में, दूसरा है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 1951 में, तीसरा है विचार विश्लेषण 1955 में, चौथा है विचार और विवेचन 1959 में, पांचवा है अनुसंधान और आलोचना 1961 में, छठा है आस्था के चरण 1968 में, और सातवां है आलोचक की आस्था 1966 में। अब इन सबको दिमाग में कैसे रखें, तो यहाँ से ले लीजिएगा नागेंद्र। नागेंद्र क्या है, विचार और अनुभूति में कौन, नागेंद्र जी हैं। आधुनिक के हिंदी की प्रमुख प्रवृत्ति नागेंद्र जी से पूछो, विचार का विश्लेषण करना हो तो नागेंद्र जी हैं, विचार का विवेचन करना हो तो नागेंद्र जी मिलेंगे, अनुसंधान और आलोचना नागेंद्र जी, और आस्था के चरण कौन, बोले नागेंद्र जी, और आलोचक की आस्था तो बोले कौन, नागेंद्र जी। तो इस प्रकार से आप क्या देख सकते हैं कि जहाँ पे विचार और अनुभूति है ना, विचार और विश्लेषण, विचार और विवेचन की बात आएगी तो डॉक्टर होगा, नागेंद्र होंगे। तो डॉक्टर क्या करेंगे, जो भी डॉक्टर होंगे ना विचार की अनुभूति करेंगे, विचार का विश्लेषण करेंगे, विचार का विवेचन करेंगे, ठीक है ना। और आस्था और क्या करेंगे, आस्था के चरण और आलोचक की आस्था को देखते हैं डॉक्टर, है ना। डॉक्टर क्या करेंगे, कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और आधुनिक हिंदी कविता की प्रवृत्तियाँ देखते हैं, ठीक है ना। अनुसंधान और आलोचना की बात करते हैं। तो 2-3 बार इसको घुमा के देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको याद करने में सुविधा हो जाएगी कि डॉक्टर विचार अनुभूति में, है ना, आधुनिक हिंदी कविता की प्रवृत्ति डॉक्टर करेगा, विचार विश्लेषण करेगा, विचार विवेचन करेंगे, अनुसंधान आलोचना करेंगे डॉक्टर, आस्था के क्षण में, है ना, आस्था के क्षण में डॉक्टर नहीं पड़ेगा कभी, आलोचक की आस्था डॉक्टर। तो डॉक्टर का मतलब हो गया यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र जी द्वारा लिखे गए सभी निबंध हैं, ठीक है ना। अगले जो निबंधकार हैं वो अमृतलाल नागर जी, और इनका जो निबंध है साहित्य और संस्कृत। तो देखिए क्या होते हैं कि जो अमृत कौन मांग रहा है, बता रहे हैं कि साहित्य और संस्कृत को जो नागर है, विद्वान व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वो अमृत मानता है। बस दिमाग में ही रख लीजिएगा कि साहित्य और संस्कृत को नागर व्यक्ति क्या करता है, अमृत मानता है। तो नागर से हो गया नागर कौन, अमृतलाल नागर, साहित्य और संस्कृत, है ना, अमृत से हो जाएगा अमृतलाल
नागर जी के लिखे गए सभी निबंध। ठीक है ना। अगले जो निबंधकार हैं वो है राम रतन भटनागर और इनका निबंध है सामयिक जीवन और साहित्य। ठीक है ना। तो क्या कर लीजिए यहाँ से भटनागर कौन, तो कह रहे हैं सामयिक जीवन और साहित्य में क्या हो जाता है, राम रतन क्या कर रहा है, भटनागर, राम रतन क्या है, भटक रहा है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कौन, कि सामयिक जीवन और साहित्य में राम रतन क्या कर रहा है, भटक रहा है। तो दिमाग में ऐसे रखेंगे आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए जो अगले निबंधकार हैं डॉक्टर रघुवंश जी और इनका पहला निबंध है साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य 1963 में, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता 1972 में, आधुनिकता और सृजनशीलता 1980 में। अब इन सबको कैसे दिमाग में रखा जाए, तो देखिए रघुवंश में क्या होता था भैया, देखिए रघुवंश की बात करें तो रघुवंश में तो साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य होता था। दूसरा क्या होता था, समसामयिक और आधुनिक हिंदी की कविता होती थी, करंट, है ना। तो करंट और मॉडर्न पोएम होता था, कब, बोले रघुवंश में। तो करंट और मॉडर्न पोएम कहाँ, बोले रघुवंश में। और क्या होता था, साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य होता था, समसामयिकता और आधुनिकता युग की कविताएं होती थी। और क्या होता था, आधुनिकता और सृजनशीलता थी, मॉडर्न क्रिएटिविटी, है ना। तो इस प्रकार से आप दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा कि रघुवंश में साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य किया जाता था, रघुवंश में समसामयिक और आधुनिक हिंदी कविता होती थी और रघुवंश में आधुनिकता और सृजनशीलता पर ज़्यादा बल दिया जाता था। बस रघुवंश जी को जोड़ लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना। अगले जो निबंधकार हैं वो डॉक्टर नामवर सिंह जी हैं। का पहला निबंध है बकलम खुद 1951 में, दूसरा है वाद विवाद संवाद 1989 में। कैसे, तो दिमाग बनाइएगा, ट्रिक बनाइएगा दिमाग में कि नामवर, है ना, कोई व्यक्ति जो नाम वाला है नामवर, तो नामवर व्यक्ति क्या करता है, बकलम खुद बन गया। कैसे बकलम खुद बन गया, बोले वाद विवाद और संवाद करके, है ना। कोई नामवर व्यक्ति है, बड़ा नाम वाला है, बड़ा प्रसिद्ध वाला व्यक्ति है, तो खुद बकलम बन जाता है। बकलम खुद बन गया कैसे, कहे वाद विवाद और संवाद करके, है ना। कहीं अशिक्षित लोगों से, किसी भी व्यक्ति से, है ना, जो आपके कैडेट का नहीं है, उससे वाद विवाद अगर संवाद करोगे ना तो आप खुद बकलम बन जाओगे, भले ही कितने नाम वाले क्यों ना हो। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा, नाम और क्या हो गया, बकलम बन गया, खुद बकलम बन गया। बकलम खुद बन गया कब, जब वाद विवाद और संवाद कर लिया, किसी से उलझ गया। ठीक है ना, बस दिमाग में ऐसा रख लीजिएगा, हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठा रहेगा। अगले निबंधकार हैं धर्मवीर भारती जी। का पहला निबंध है ठेले पर हिमालय 1958 में, पसंती 1969 में, कहनी अनकहनी 1970 में, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 में, शब्दता 1977 में, मानव मूल्य और साहित्य 1960 में। अब इन सबको एक ट्रिक में कैसे समेटा जाए, तो देखिए क्या यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भारतीय। क्या आ जाएगा, भारतीय। भारतीय क्या करता है भैया, ठेले पर हिमालय को लेकर घूमता है। तो ठेले पे हिमालय माने बर्फ ले लेता है, ठेले पे देखे होंगे ना, तो ठेले पर किसको ले लिया, हिमालय माने बर्फ को ले लिया। कौन, भारतीय। अब भारतीय क्या है, पसंती होता है, बड़ा पसंती, है ना। कोई काम अगर आप करेंगे और आपके काम को देख करके क्या करता है, बड़ा पसंती होता है ना, क्या करता है, पश्चाताप करता है ना, पश्चाताप करता है कि इनका कैसे हो रहा, हमारा क्यों नहीं हो रहा। तो भारतीय बड़ा पसंती होता है। अनकहनी, कहनी अनकहनी, तो भारतीय ऐसा व्यक्ति होता है ना, कहनी अनकहनी, जो कहता है जो नहीं कहनी चाहिए थी। कहनी अनकहनी बातें कौन कह सकता है, वो तो भारतीय ही कह सकता है। कुछ चेहरे और कुछ चिंतन, देखना हो तो एक भारतीय को देखिए ना, उसके चेहरे को देख करके ही जान जाएंगे कुछ उसके चेहरे पर कुछ चिंतन है। तो कुछ चेहरे और कुछ चिंतन किस पर, बोले भारतीय के चेहरे पर दिखाई देता है। ठीक है ना। और शब्दता कौन, बोले भारतीय। भारतीय ही क्या होता है, एक शब्दता होता है, अच्छे शब्द देता है, अच्छे परिभाषिक शब्द देता है ना। और मानव मूल्य और साहित्य अगर देखना हो तो भारतीय के मानव मूल्य और साहित्य को देखिए। तो भारतीय के मतलब हो गया धर्मवीर भारती से, है ना। और इन सभी ट्रिक का उद्देश्य केवल आपको आसानी से याद हो जाए, ना ही किसी राजनीतिक विचारधारा से इसका कुछ लेन देन है और ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई मेरा उद्देश्य है। बस एकमात्र यही लक्ष्य है कि आपको आसानी से याद हो जाए, आपके प्रश्न बन जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, बस एकमात्र ही उद्देश्य है। ठीक है ना।
तो भारती ठेले पर हिमालय लेकर घूमेगा। बड़ा पसंदतापी होता, पसंदी होता है, कहनी अनकहनी भारती ही कर सकता है। उससे कुछ चेहरे पर कुछ चिंतन होता है भारती के, सभ्यता भारती करता है, और मानव मूल्य और साहित्य की बात भारती है ना। तो मानव मूल्य और साहित्य भारती का देखो, बस भारती का मतलब हो गया धर्मवीर भारती, ठीक है ना। अगले जो निबंधकार हैं वो विष्णुकांत शास्त्री जी हैं। इनमें पहला इनका निबंध है कुछ चंदन की कुछ कपूर की 1971 में, चिंतन मुद्रा 1977 में, अनुचिंतन 1986 में, और आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष 2004 में। अब इन सबको कैसे एक ट्रिक में समेटा जाए, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, बोले विष्णुकांत। अब विष्णुकांत का क्या होता है, बोले भैया विष्णुकांत के लिए चिंतन मुद्रा अनुचिंतन की कुछ चंदन की कुछ कपूर की। किसकी चिंतन मुद्रा, बोले कहे भैया विष्णु की। विष्णु की क्या हो गई कि चिंतन मुद्रा अनुचिंतन की और कुछ चंदन की कुछ कपूर की। तब क्या हुआ, तो आधुनिक साहित्य का विशिष्ट रूप दिखाई दिया, है ना, या आधुनिक साहित्य के विशिष्ट रूप का पक्ष दिखाई दिया। कब, जब क्या हुआ कि चिंतन मुद्रा अनुचिंतन की कुछ चंदन की कुछ कपूर की हुई, तो क्या हो गया, विष्णुकांत ने क्या किया कि आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष का रूप दिखा दिया। बस दिमाग में ऐसा रख लीजिएगा कि चिंतन मुद्रा अनुचिंतन की कुछ चंदन की कुछ कपूर की, है ना। तब क्या हुआ, तब विष्णुकांत ने क्या किया कि आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष को दिखाया। बस दिमाग में रखिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगले निबंधकार हैं निर्मल वर्मा जी। इनका पहला निबंध है चीड़ों पर चांदनी 1964 में, दूसरा है हर बारिश में 1970 में, तीसरा है शब्द और अस्मित 1976 में, चौथा है कला का जोखिम 1981 में, और पांचवा है ढलान से उतरते हुए 1985 में, छठा है भारत और यूरोप प्रतिश्रुत के क्षेत्र 1991 में, और शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 में, दूसरे शब्दों में 1997 में, आदि अंत और आरंभ 2001 में। अब इन सबको कैसे एक ट्रिक में समेटा जाए, तो यहाँ से हम लोग लेंगे निर्मल। निर्मल माने स्वच्छ साफ। क्या होता है, बोले चीड़ पर चांदनी पड़ती है तो बड़ा निर्मल दिखाई देता है, ठीक है ना। हर बारिश में जब बारिश हो जाती है ना, बारिश के बाद क्या हो जाता है, सब कुछ निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक है ना। आगे क्या निर्मल होता है, शब्द और स्मृति। पुराने जो हम लोग शब्द बोलते थे, पुरानी जो बातें होती हैं ना बचपन में, तो बचपन में बिल्कुल शब्द और स्मृति देखे होंगे ना, बड़े निर्मल होते थे। जो भी शब्द हम लोग बोलते थे ना, बिल्कुल एकदम बिना स्वार्थ के निर्मल। और जो कुछ असमृत हम लोग करते थे, सोचते थे, निर्मल सोचते थे। चोरी पाप ये सब नहीं सोचते थे, है ना, नकल ये सब नहीं सोचते थे, अच्छे सोचते थे। बस दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे है कला के लिए जोखिम। कला के लिए जोखिम लीजिए तो निर्मल है ना। कला के लिए जोखिम, है ना। ढलान से उतरते हुए बहुत निर्मल दिखता है। तो ढलान से उतरने का मतलब जानना क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में हो और मुसीबत के ऊपर चढ़ जाए, नहीं खूब सारी मुसीबत उसको आ जाए, और जब मुसीबत धीरे धीरे क्या हो जाती है, घटती है, कम होती है, तब वो व्यक्ति क्या कहता है कि ना मुसीबत के ढलान से नीचे आ रहा है, मुसीबत कम हो रही है, तो उसका जो है मन निर्मल हो जाता है। तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है। बस दिमाग में से रख लीजिएगा। और भारत और यूरोप की बात करते हैं, प्रतिश्रुत के जो क्षेत्र होते हैं जिनको हम लोग सुने हुए हैं, वो सुना सुनाई बातें क्या होती, बड़ी निर्मल होती है, चाहे भारत हो चाहे यूरोप हो। तो सुनी सुनाई बातें क्या होती हैं, प्रतिश्रुत बातें निर्मल होती हैं। आगे है शताब्दी के ढलते वर्ष निर्मल दिखाई देते हैं। जो वर्ष धीरे धीरे जब ढलता है ना तो बड़ा निर्मल लगता है। आप स्कूल में जाते हैं जब पढ़ाने के लिए ना, तो शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन जब अंतिम ढलते हैं क्या होते हैं, अंतिम घंटी आती है ना, तो बड़ा निर्मल लगता है, बड़ा अच्छा लगने लगता है, ठीक है ना। तो शताब्दी जब ढलती है तो क्या होता है, निर्मल लगता है। दूसरे के शब्दों में, है ना, कोई चीज़ दूसरे शब्दों में कहो तो निर्मल होती है, अपना कहो तो अच्छा नहीं होता। आदि अंत और आरंभ निर्मल होता है। तो देखिए क्या होता है, शुरुआत भी निर्मल से करते हैं हम लोग, अच्छे शब्दों से करते हैं, अंत और आरंभ भी, ठीक है ना, निर्मल से होना चाहिए। और आप ये भी कह सकते हो कि जब आदि अंत और आरंभ करें तो निर्मल करें। तो देखे होंगे ना, कहीं गृह प्रवेश हो रहा है, कहीं कोई मंगलिक काम होता है, तो बिल्कुल निर्मल मन से किया जाता है, नहा धुल करके पूजा पाठ हवन आदि सब करके जो है शुरुआत की जाती है, आदि अंत और आरंभ किया जाता है। तो बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि चीड़ पर चांदनी निर्मल होगी, बारिश हर बारिश निर्मल होती है, शब्द और स्मृति पुराने जो होंगे वो निर्मल होंगे, कला का जोखिम ले लीजिए निर्मल है, ढलान से उतरेंगे
तो निर्मल दिखाई देंगे, है ना। भारत और यूरोप की प्रस्तुति निर्मल होगी। शताब्दी के ढलते वर्ष निर्मल हैं और दूसरे के शब्द हम लोगों को निर्मल दिखाई देते हैं। तो आदि अंत और आरंभ निर्मल विचार से, निर्मल मन से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। अगले जो निबंधकार हैं वो हैं रमेश चंद्र शाह जी। इनका पहला निबंध है रचना के बदले 1967 में, दूसरा है शैतान के बहाने 1980 में, तीसरा अणु का पेल 1984 में, चौथा है शब्द निरंतर 1987 में, पांचवा है भूलने के विरुद्ध 1990 में, और छठा है पढ़ते पढ़ते 1990 में, सातवां है स्वाधीन देश में 1995 में, और आठवां है स्वधर्म और काल गति 1996 में। अब इन सबको कैसे दिमाग में रखें, तो रमेश चंद्र शाह से केवल शाह को ले लीजिए। अब देखिए शाह कौन है, तो भैया बोले देखिए जो शाह होता है ना वो रचना के बदले कुछ नहीं लेगा। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की रचना कर दिया, किसी चीज़ का निर्माण कर दिया, तो रचना के बदले शाह कुछ नहीं लेगा। रचना के बदले कुछ नहीं लेगा कौन, बोले शाह। शैतान के बहाने कौन नहीं करेगा, बोले शैतान के बहाने शाह नहीं करता है, क्योंकि वो तो शाह है, ठीक है ना। आगे क्या है, आड़ू का पेड़। आड़ू का पेड़ नहीं चाहिए किसको, बोले शाह व्यक्ति को आड़ू का पेड़ नहीं चाहिए। और शाह क्या होता है, शब्द निरंतर नहीं करता है, शब्द निरंतर नहीं करता है, भूलने के विरुद्ध होता है। शाह की एक खासियत होती है, जबान का पक्का होता है, तो भूलने के विरुद्ध होगा, ना तो भूलेगा और ना भूलने देगा, तो भूलने वाले के विरुद्ध रहता है। अब आगे है पढ़ते पढ़ते। तो शाह व्यक्ति क्या करता है, खूब पढ़ता है, पढ़ते 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 क्या हो गया, वो शाह बन गया। और दूसरा है इस स्वाधीन देश में कौन, बोले शाह बनकर रहता है, स्वाधीन देश में शाह बनकर रह रहा है। स्वधर्म और कालगति, स्वधर्म और कालगति का वो शाह बन गया है, शाह, ठीक है ना। तो बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा कि कौन सा रचना के बदले शाह कुछ नहीं लेगा, शैतान के बहाने शाह नहीं करता है, आड़ू का पेड़ शाह को नहीं चाहिए, शब्द निरंतर नहीं करता है शाह, भूलने को के विरुद्ध है कौन, शाह, क्योंकि खुद ना तो भूलता है ना दूसरे को भूलने देता है। और कौन, बोले पढ़ते पढ़ते वह शाह बन गया, है ना। और स्वाधीन देश में शाह की तरह रहता है, स्वधर्म और कालगति में बिल्कुल शाह रहता है। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अब अगले निबंधकार हैं श्री रामोद शास्त्री। पहला निबंध है डायरी के उड़ते पृष्ठ 1982 में, दूसरा है बूझत श्याम कौन तू गोरी 1991 में, काश फूल गए हैं 1999 में। अब इन सबको कैसे दिमाग में रख लिया जाए, तो रामोद शास्त्री क्या करते हैं कि डायरी, है ना, डायरी के उड़ते पृष्ठ पर क्या करते देते हैं, डायरी के उड़ते पृष्ठ कौन पकड़े, बोले रामोद शास्त्री पकड़ते हैं। और क्या करते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, ये कौन पूछ रहे हैं, कौन बूझते हैं श्याम से, कौन, रामोद पूछते हैं। काश फूल गए रामोद के गांव में। तो देखिए रामोद कोई शास्त्री, कोई बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, दिमाग में रख लीजिएगा, जो क्या करते हैं डायरी के उड़ते पृष्ठ को पकड़ के रख लेते हैं। और बूझत श्याम कौन तू गोरी, है ना, बूझत श्याम कौन तू गोरी रामोद पूछ रहे हैं। और काश फूल गए, इनके गांव में काश फूल गए हैं, ठीक है ना। आगे जो निबंधकार आपको दिखाई दे रहे हैं दरवेश सिंह हैं। पहला निबंध है भाव चिंतन, दूसरा है बिजन मन की सूर्यमुखी। तो देखिए दरवेश पर क्या करो, ट्रिक बना ली, दरवेश पर भाव चिंतन और बिजन बन की सूर्यमुखी लगाओ। तो दरवेश पर, दरवेश माने दर पर, दरवाजे पर, सामने क्या करो, भाव चिंतन की और बिजन मन की सूर्यमुखी लगाओ। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अगले निबंधकार हैं माता प्रसाद त्रिपाठी, शब्द और धरती। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि माता के शब्द और धरती, माता के शब्द और धरती, बस धरती माता कीजिए, भारत माता कीजिए। तो माता क्या करते हैं, शब्द और धरती, शब्द और धरती, बस दिमाग में से रख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगले निबंधकार हैं विश्वनाथ प्रसाद जी। इनका पहला निबंध है आदमी की लालटेन 1990 में, दूसरा है चौरे का दिया वर्ष 2000 में। अब इसे कैसे याद किया जाए, बस दिमाग में रख लीजिएगा, विश्वनाथ ने क्या किया, भैया आदमी की लालटेन चुरा दिया। बस विश्वनाथ ने क्या किया, एक आदमी की लालटेन जो है चौरा दिया। तो विश्वनाथ से हो गया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, आदमी की लालटेन से हो गया आदमी की लालटेन 1990 में, और चौरा दिया माने चौरे का दिया। तो विश्वनाथ ने क्या किया, आदमी की लालटेन को चौरा दिया। बस दिमाग में ऐसे रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना।
अब आगे अगर हम लोग देखें तो जो अगले निबंधकार हैं वो महेंद्र नाथ पांडे जी हैं और इनका पहला निबंध है मैं और मेरी छाया 1984 में। तो महेंद्र नाथ पांडे ने क्या बताया, देखिए कोई महेंद्र नाथ व्यक्ति हैं जो केवल मैं और मेरी छाया की बात करते हैं। छाया इनकी पत्नी होंगी, बस दिमाग में रख लीजिएगा। मैं और मेरी छाया, महेंद्र, मैं और मेरी छाया, बस मैं और मेरी छाया, बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगले निबंधकार हैं नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। पहला निबंध है एक भोर जुगनू की 1993 में, दूसरा है अंधेरे के आलोक पुत्र 1994 में, तीसरा है नदी तुम बोलती क्यों हो 1996 में, और चौथा है फिर फूले पलाश तुम, और पांचवा है सुनो देवता 1997 में, छठा है प्रभास की सीपियाँ 1999 में, और सातवां है बैठे हैं आस लिए 1999 में, और आठवां है प्रदेश के पेड़ वर्ष 2002 में। इन सबको कैसे समेटा जाए, तो देखिए यहाँ से ले लीजिए नर्मदा, क्या एक नदी है, ठीक है ना। तो नर्मदा नदी के पास कब, बोले एक भोर में जाइए तो जुगनू मिलेंगे, एक भोर में कौन मिलेंगे, जुगनू मिलेंगे, और अंधेरे में जाओगे तो आलोक मिलेगा। तो वही कह रहे हैं कि नर्मदा के किनारे कहाँ भोर में जाओगे तो जुगनू मिलेंगे, अंधेरे में जाओगे तो आलोक मिलेंगे। और कह रहे हैं कि हे नर्मदा नदी तुम बोलते क्यों हो, तुम बोलते क्यों हो, और दूसरा क्या है, उसी नर्मदा नदी के किनारे क्या होता है, फिर फूले पलाश तुम, मतलब फिर पलाश के फूल जो है फूल जाते हैं। नर्मदा क्या, सुनो देवता, सुनो देवता, कौन, नर्मदा कह रहे हैं सुनो देवता। और प्रभास की सीपियाँ कहाँ पर, बोले नर्मदा के किनारे जो है प्रभास की ढेर सारी सीपियाँ पड़ी हुई हैं और बैठे हैं आस लिए। तो नर्मदा के किनारे ढेर सारे लोग आशा लेकर बैठे हुए हैं, उम्मीद करते हुए उनके पास बैठे हैं, और ढेर सारे नर्मदा के किनारे पे क्या हो गए हैं, परदेश के पेड़ लगा दिए गए हैं, यानी कि दूसरे देश से ला करके पेड़ लगाए गए हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा नर्मदा, नर्मदा मतलब नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी, है ना। नर्मदा में कब, एक भोर में जाएंगे जुगनू देखेंगे, अंधेरे में जाएंगे आलोक देखेंगे, आलोक पुत्र। नदी तुम, नर्मदा नदी तुम बोलती क्यों हो, है ना। नर्मदा में फिर फूले पलाश तुम, सुनो नर्मदा, नर्मदा कहती सुनो देवता। प्रभास की सीपियाँ नर्मदा के किनारे मिलेंगी, बैठे हैं आस लिए नर्मदा नदी के पास, और प्रदेश के जो पेड़ हैं वो नर्मदा नदी के किनारे लगाए गए हैं। ठीक है ना। आगे देखें, एक बड़े महत्वपूर्ण निबंधकार आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, और इनका एकमात्र निबंध है विचार का अनंत। तो देखिए पुरुष में क्या होता है, उत्तम विचार का अनंत होता है। तो उत्तम विचार अनंत होते हैं, कोई भी पुरुष होगा ना तो उसके अंदर ढेर सारे उत्तम विचार होंगे। तो पुरुषोत्तम का विचार, विचार का अनंत है, या आप कह सकते हैं पुरुषों में क्या होता है, उत्तम विचार अनंत होते हैं। ठीक है ना। तो यही हो गया पुरुषोत्तम, क्या, विचार का अनंत, विचार का अनंत पुरुषोत्तम, बस दिमाग पर रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आगे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नगे ने कुट्टी चातन उपनाम से सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह की रचना की थी। तो आपने देखा भी होगा ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नगे जी का एक उपनाम है कुट्टी चातन, और इसी कुट्टी चातन नाम से, है ना, इन्होंने सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह की रचना की थी। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। और आगे बता रहे हैं डॉक्टर नागेंद्र के समस्त निबंधों का जो संग्रह है उसका नाम है आस्था के चरण। तो आस्था के चरण कहाँ, डॉक्टर नागेंद्र के यहाँ पहुँच पड़े। तो आस्था के चरण डॉक्टर नागेंद्र के यहाँ पड़े, बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी निबंध और निबंधकारों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना, अगले वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।